हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स और हमारा आज का टॉपिक है जीरो रिजल्टेंट वेक्टर और लेमस थ्योरम। रिजल्टेंट का मतलब है रिजल्ट। एक बॉडी पे 2, 3, 4 फोर्स लग रही हैं, सबका जो नेट इफेक्ट आए उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। जीरो रिजल्टेंट का मतलब सब जीरो। कैसे? मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, तो इस बॉडी में हम देख पा रहे हैं कि रेस्ट पे है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे आ रही है, ना लेफ्ट ना राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉडी का वेट नीचे की तरफ और रिएक्शन ऊपर की तरफ। 9th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो नेट फोर्स क्या है? जीरो। ऊपर का फोर्स इस फोर्स के इक्वल है। मतलब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर भी 10 न्यूटन का लगा। तो क्या इस पॉइंट के ऊपर, या एक बॉडी है, क्या इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है? फोर्स तो लग रहा है। क्या इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है? फोर्स तो लग रहा है। लेकिन क्या इस फोर्स की वजह से ये बॉडी हिली? नहीं, क्योंकि जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है। तो नेट क्या हो गया? जीरो। मतलब बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, रिजल्टेंट जीरो। मेरी बात समझ रहे हो? तो जीरो रिजल्टेंट का मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मतलब जितने भी वेक्टर हैं उन सब का रिजल्ट अगर जीरो आ जाता है तो क्या बोलते हैं? जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लीजिए, और एक एग्जांपल लें। मान लो मैंने एक बॉडी को हैंग किया, इसका वेट mg, यहां रस्सी में खिंचाव आएगा, टेंशन आएगी। ये जो बॉडी है वो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहीं भी नहीं हिल रही है, रेस्ट पे है। लेकिन ये रेस्ट पे है तो क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा? फोर्स तो लग रहा है, बट सभी फोर्सेज का नेट इफेक्ट क्या है? जीरो। तो इसको बोलते हैं नेट जीरो फोर्स, नेट जीरो वेक्टर, नेट जीरो रिजल्टेंट। तो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ? इफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेज, if resultant of three forces is zero, then they can be written as three sides of a triangle in same order. जैसे मैं बात करूं जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, तो जीरो रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, ए, बी और सी। ये तीन वेक्टर हैं। अगर इन तीनों वेक्टर को मैं एक ट्रायंगल की थ्री साइड से रिप्रेजेंट करूं, जैसे ए, ये वाली बी और बेटा ये वाली सी। अगर इन तीनों वेक्टर को एक ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट करूं और तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। इसका मतलब तीनों वेक्टर्स का नेट रिजल्ट क्या आया? जीरो। तीनों वेक्टर्स का नेट रिजल्ट क्या आया? जीरो। तो इसको हम बोलेंगे जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब सभी वेक्टर का नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ? तो याद हो, हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था। वो क्या कहता था, याद हो तो? अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है और तीसरा अपोजिट है तो आर इक्वल टू ए प्लस बी। याद आ रहा है कुछ आपको? तो ये था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दो सेम ऑर्डर में, तीसरा अपोजिट। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और इसको मैं अपोजिट कर दूं, तो अपोजिट करूंगा तो माइनस आर हो जाएगा। अपोजिट करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आर। तो इसको मैं क्या कर दूंगा यहां पे? माइनस आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा। और इसको उधर ले जाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो तीन वेक्टर अगर ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट हो तो नेट क्या हो जाएगा? जीरो। नेट क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर मैं आर को सी मान लूं तो आर सी होगा, तो वही आंसर आ गया ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यह जीरो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है अगर तीन वेक्टर एक ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट हो और सारे सेम ऑर्डर में हो, मतलब फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है लास्ट वेक्टर की हेड वहीं पे आ जाए, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? जीरो। नेट रिजल्ट क्या होगा? जीरो।
इसी टाइप से मान लीजिए हमारे पास 4 वेक्टर है ए बी सी डी और एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें और चारों सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब है कि फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड एक ही जगह में मिल जाए तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो 0 रिजल्टेंट का मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी, अगर सारे वेक्टर उस ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, पेंटागन में, हेक्सागन में उसकी साइड से रिप्रेजेंट हो और सारे सेम ऑर्डर में हो, फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड मिले तो नेट रिजल्ट क्या होगा? 0। इसको बोलते हैं 0 रिजल्टेंट वेक्टर। 0 रिजल्टेंट वेक्टर। और हम जनरली एक ट्रायंगल के लिए एक्सप्लेन करते हैं, इफ 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर देन their resultant is 0। a plus b plus c equal to 0। इसको बोलते हैं 0 रिजल्टेंट, मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स तो लग रहा है बट नेट क्या है? 0। और नेट फोर्स 0 है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम, बॉडी क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी को लेके हमारे पास एक थ्योरम आती है जिसका नाम है लेविज थ्योरम। लेविज थ्योरम का यूज करके इक्विलिब्रियम में काफी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली। हालांकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी कर सकते हैं बट इससे भी कर लेते हैं, इजी हो जाते हैं, हम दोनों पढ़ेंगे। तो बेटा लेविज थ्योरम क्या कहती है? लेविज थ्योरम कहती है इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 vectors is 0, if resultant of 3 vectors is 0, then magnitude of first vector is directly proportional to sine of angle between other two vectors। अब क्वेश्चन आता है भाई कैसे? तो देखो, सपोज करो मेरे पास 3 वेक्टर हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 3 वेक्टर हैं इस टाइप से। ये वेक्टर मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C। इस टाइप से मेरे पास 3 वेक्टर हैं। ठीक है भाई, और इन तीनों वेक्टर का नेट रिजल्ट क्या है? 0। इसका मतलब इन दोनों का जो नेट रिजल्ट है वो इधर आएगा और वो इसके, इन दोनों का रिजल्ट यहां आएगा और ये इसके इक्वल और अपोजिट है तो नेट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं A तो B और C में एंगल अल्फा, A के अपोजिट। B की बात करूं तो A और C में कितना? बीटा। और C की बात करूं तो कितना? गामा। इस टाइप बन जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो A वेक्टर कैसे था? ऐसे। B वेक्टर कैसे है? ऐसे। C वेक्टर कैसे है? ऐसे। तो एक ट्रायंगल भी बन गई। अगर हम देखें इन तीनों वेक्टर को अरेंज करें दोबारा से तो ऐसे बनेगा। दूसरा, ये क्या था भाई? A, इधर ऊपर कौन सा था? B, ये कौन सा था? C। तो A वेक्टर के अपोजिट क्या एंगल आएगा? अल्फा। ये बात समझ रहे हो? A वेक्टर के अपोजिट क्या एंगल आएगा? अल्फा। अब आप ये देखो कि एंगल B और C में आना है, ध्यान देने की बात है। एंगल B और C में आना है तो ध्यान दो, इस पॉइंट पे ये वाला वेक्टर तो अंदर और ये वाला बाहर, तो एंगल यहां ना बन के लाइन को आगे ले जाओ। आगे ले जाएंगे तो ये वेक्टर B बाहर आएगा तो ये एंगल बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये एंगल बनेगा अल्फा। इसी टाइप से B यहाँ पे, तो ये वेक्टर यहाँ अंदर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसको आगे ले आओ तो ये आगे आ गया और ये इधर आ गया, तो ये एंगल क्या बनेगा? B के लिए बीटा। और C की बात करूं तो ये वेक्टर ऊपर जा रहा है और ये वेक्टर आगे ले आओ, तो इस पॉइंट से ये बाहर और ये बाहर, तो ये एंगल क्या बनेगा? गामा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 3 वेक्टर थे और ये तो आपको पता है ना कि एक पॉइंट पे एक वेक्टर बाहर एक अंदर, तो यहाँ एंगल नहीं बनेगा। एंगल कब बनेगा? जब इसको बाहर ले आओ, ये एंगल बनेगा। तो वही सिचुएशन मैंने यहाँ पे की है। ये A, तो यहाँ बीटा बनाया था मैंने, लेकिन यहाँ नहीं होगा। क्यों? इस पॉइंट पे एंड पे ये वेक्टर तो अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो इसको बाहर ले जाओ, ये एंगल बनेगा। तो अल्फा बीटा गामा एंगल, और यहां से आराम से समझ में आ रहा है। तो अगर
3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है, मतलब तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम में है, नेट रिजल्ट 0 है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, ए का मैग्नीट्यूड फर्स्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। तो ए वेक्टर अपोजिट अल्फा साइन अल्फा के डायरेक्टली, इसका मतलब ए इक्वल टू के क्या है कांस्टेंट साइन अल्फा, तो ए बटे साइन अल्फा क्या आ गया कांस्टेंट, लिख सकता हूं मैं ऐसे। तो अगर ये पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा ए बाई साइन अल्फा, बी बाई साइन बीटा और सी बाई साइन गामा, चेक कर सकते हो आप। देखो ए अपोजिट क्या है अल्फा साइन अल्फा, बी अपोजिट क्या है बीटा साइन बीटा, सी अपोजिट क्या है गामा साइन गामा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसको बोलते हैं लेमिज थ्योरम। क्या है बेटा ये लेमिज थ्योरम, तो इसको लेमिज थ्योरम बोलते हैं। ये रिजल्ट याद करना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो लेमिज थ्योरम कहती है अगर 3 वेक्टर का रिजल्ट 0 है तो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और मेन कंडीशन क्या है ए वेक्टर अदर टू के बीच का एंगल बटे में साइन अल्फा, फिर बी वेक्टर बटे में अदर टू साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गामा। रिजल्ट आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कोई सरफेस है रिजिड बॉल, यहां से एक बॉडी को हैंग किया गया ऐसे, बॉडी मान लो 100 kg की है या 20 kg की है, यहां रस्सी में टेंशन T1, यहां स्ट्रिंग में टेंशन T2, स्ट्रिंग है टेंशन तो आएगी 9 से पढ़ा हमने, और बॉडी का वेट क्या हो जाएगा 200 kg, 200 न्यूटन, वेट mg होता है, m कितना है 20, g कितना है 10 हो गया। तो क्वेश्चन है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड T1 एंड T2। तो बेटा T1 T2 की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसको हम दो तरीके से करेंगे, पहले लेमिज थ्योरम से करते हैं। लेमिज थ्योरम, तो लेमिज थ्योरम में आपको पता है सबसे पहले एंगल चाहिए, सबसे पहले 3 फोर्स, पहला दूसरा तीसरा, पता लग गया, एंगल चाहिए। तो एंगल कैसे मिलेगा, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें ताकि हमें एंगल बनाने में दिक्कत ना आए, ऐसे कर देते हैं T1 T2 T3। तो मुझे ये बताओ ये फोर्स है तो इसका ये एंगल चाहिए, ठीक है, और यहां से अगर देखा जाए तो ये बॉडी है तो यहां से इसका एंगल चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इस डायग्राम को दोबारा बनाएं, ये इधर 200 न्यूटन, दिस इज T2, दिस इज T1, अलग से बना लिया हमने, ठीक है। यहां मुझे गिवन है 37, यहां मुझे गिवन है 53। अब क्या करें, ये 53 ये 37 दोनों को ऐड करें, 50 80 90, एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 90, 37 प्लस 53 प्लस थीटा 180, थीटा कितना आ जाएगा 90, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 90, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों का एंगल पता लग गया, अब मुझे क्या चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री, अब मुझे ये एंगल चाहिए। ये एंगल कैसे आएंगे जरा सोच के देखो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे कर दी, यहां से अगर देखा जाए ये एंगल कितना है 53, ये एंगल 53 है तो ये अपोजिट एंगल भी कितना हो गया 53, ये 53 और ये 90 कितना हो गया 90 प्लस 53 143। समझ पा रहे हैं आप, 90 प्लस 53 143, ये कितना है 37। अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी कितना आएगा 37। तो यहाँ पे ये ऐसे, ये था 37, तो ये भी कितना आएगा 37, ये कितना है 90। तो बेटा 90 प्लस 37
127। तो तीनों एंगल मुझे पता लग गए। एंगल निकालने में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये लेबनिज थ्योरम में जरूरी है। तो 127। अब देखो T1 डिवाइड बाई T1 के अपोजिट दो हैं ये, साइन 143 इक्वल टू T2 इक्वल टू T2 क्या है ये, डिवाइड बाई साइन 127 इक्वल टू 200 डिवाइड बाई साइन 90। देखा समझ में आ गया। T1 बटे में इन दोनों का एंगल, T2 बटे में इन दोनों का एंगल, और ये बटे में दोनों का एंगल हो गया। T1 डिवाइड बाई साइन 143, साइन 143 होगा साइन 180 माइनस, इससे आसान रहता है ना, 180 में साइन का साइन रह जाता है, तो 180 में से माइनस करेंगे 37। T2 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस 53, यही आ जाएगा, और 200 डिवाइड बाई 1, ठीक है भाई। ये भी साइन, ये कितना आ जाएगा साइन 37, ये कितना आ जाएगा साइन 53, और ये कितना आ गया 200। तो यहां से हम लोग सोल्व करते हैं। T1 इक्वल टू, पहले इसको और इसको लेते हैं, T1 इक्वल टू 200 साइन 37, तो बेटा 200 साइन 37 3/5, तो ये कितना आ गया 120। तो T1 कितना आ गया 120, एंड T2 इक्वल टू 200, T2 बाई दिस इक्वल टू दिस, तो साइन 53 उधर, साइन 53 क्या होता है 4/5, तो ये कितना हो गया 160, T2 कितना आ गया 160 न्यूटन। तो लेबनिज थ्योरम में मुझे जस्ट एंगल पता करने थे तीनों के, ये समझ में आ रही है बात आपको। एंगल तीनों पता लग जाए तो उसके बाद मैं वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास T1 T2 इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है भाई, ये थी लेबनिज थ्योरम इस क्वेश्चन के लिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम विदाउट लेबनिज थ्योरम सोल्व करें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, जो हमने कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में पढ़ा था, उससे कैसे होगा ये आगे समझ में, इससे करेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि टिपिकल से टिपिकल सवाल इससे इजीली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है भाई, बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से करते हैं तो क्या होगा वो देखो, ये कितना 200, ये कितना T2, ये कितना T1, ठीक है भाई। ये कितना था 90, इसको भी छोड़ दो, जरूरत नहीं है। ये देखो ये 53 है, अभी बताया था मैंने, तो ये कितना आया था 53, ये 37 है, तो ये कितना आया 37 आएगा ना, ये 37 तो ये 37, ये 53 तो ये 53, क्या बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। अब यहां पे देखो, इसको मैं रिजोल्व करूं तो ये आएगा T2 cos 53, जहां पे एंगल होता है वहां पे cos, और ये आएगा T2 sin 53, यहां पे आएगा T1 cos 37, ये आएगा T1 sin 37, हो गया। अब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट राइट के फोर्स बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो अगर ये ज्यादा है तो बॉडी इधर चली जाएगी, अगर ये ज्यादा है तो इधर आ जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा, तो बराबर है दोनों। अगर ऊपर का ज्यादा है तो बॉडी ऊपर चली जाएगी, नीचे का ज्यादा नीचे आ जाएगी, कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये और ये भी बराबर, इसका मतलब ऊपर नीचे के वेक्टर और दाएं बाएं के वेक्टर बराबर होंगे। जनरली बुक्स में लिखा मिलता है कि नेट फोर्सेज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, ऐसा कर सकते हो आप, ये दोनों बराबर कर दो। T1 cos 37 इक्वल टू T2 cos 53, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो यहां से आ गया T1 cos 37 4/5, T2 cos 53 3/5, 5 से 5 कट गया, 4T1 3T2, एक इक्वेशन आ गई। अब यहां से देखो समीशन Fy0 कर दो, ये क्या आएगा T1 sin 37 प्लस में T2 sin 53 इक्वल टू 200, ठीक है। T1 sin 37 3/5, T2 sin 53 4/5, 200, 3T1 प्लस 4T2 इक्वल टू 1000। बस समझ में आई, इधर 5 था, ये कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मेरे पास। अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, कुछ नहीं है, T1 की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। 3 T1 क्या है 3T2/4,
अरे 4 नीचे आ जाएगा, 3t2/4 t1 प्लस में 4t2 इक्वल टू 1000। सोल्व करो, 9t2/4 प्लस में 4t2 1000, 4 4 जा 16, 16 9 25, 25/4 t2 1000, ये आ गया 40 पे, तो t2 आ गया 160 न्यूटन। यही आंसर आया था पहले। t2 अगर 160 आ गया तो यहां से t1 क्या आ जाएगा, 4t1 3t2 160, 4 4 जा, तो t1 आ गया 120 न्यूटन। t1 कितना आ गया, 120 न्यूटन। t1 कितना आ गया मेरे पास, 120 न्यूटन। ठीक है भाई, क्या हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इधर देखिए दोबारा कर लेते हैं। मेरे पास था 4t1 इक्वल टू 3t2, तो मेरा t2 कितना आया 160, 4t1 4 से ये कैंसिल, 4t, t1 कितना आ गया 120 न्यूटन। तो रिजोल्यूशन से भी कर सकते हैं, इजी लग रहा है आपको ये ज्यादा, लेकिन टिपिकल क्वेश्चंस में लेमिज थ्योरम ही काम आती है। कोई बात नहीं, जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए। तो ये कर सकते हैं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास इस टाइप से ये एक बॉडी है और यहां से इसको ऐसे अटैच किया हुआ है और यहां पे ये वेट कर लेते हैं 100 न्यूटन। ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, ये एंगल दे रखा है 37। फाइंड T1 T2। तो पहले लेमिस से करें या पहले रिजोल्यूशन से करें? चलो पहले रिजोल्यूशन से करते हैं इसको। मान लीजिए ये बॉडी थी, ये 100 न्यूटन, ये T2 और यहाँ पे T1। ठीक है भाई, ये 37 है तो यहाँ क्या आएगा 37। ठीक है, समझ में आ गई बात। रिजोल्यूशन में क्या अच्छा लगा आपको, क्या ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल सेम, वर्टिकल सेम, बस ये करना है हमें। तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ ये वर्टिकल है, ये कुछ टेढ़ा है, एंगल पे है, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लो, काम हो जाएगा। तो T2 cos 37 और ये बन गया बेटा T1 sin 37। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं कहूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, तो ये सेम, T1 इक्वल टू T2 cos 37, T1 इक्वल टू T2 cos 37 4/5। cos 37 कितना आ गया 4/5, इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से समीशन Fy वर्टिकल बराबर कर दो, वर्टिकल बराबर है T1 sin 37 डिवाइड बाई 100। T1 sin 37 3/5, 100, T1 5 मल्टीप्लाई 500/3, तो T1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 500/3। बहुत अच्छे, बहुत आसान है। इसी टाइप से फर्स्ट इक्वेशन देखिए, मेरे पास क्या आया, सॉरी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे T2 था, T2 cos 37, तो यहाँ पे T2 आएगा और ये T2 आएगा, तो यहाँ पे T2 sin 37, T2 और T2, तो ये मेरे पास T2 की वैल्यू है, देख पा रहे हैं आप। ये T1 था, ये 100 था, ये T2, इसको रिजोल्व किया था हमने, तो ये बराबर किया, तो ये इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, तो यहाँ T2 आएगा ना, T2 sin 37 इक्वल टू 100। अब T2 फर्स्ट से अगर T1 निकालते हैं तो T1 क्या आएगा, T2 4/5, T2 की वैल्यू क्या है 500/3, ये कितना आ गया 400/3। बहुत ही आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है भाई, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने इक्वल कर दिए क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं लेमिस थ्योरम से देखता हूं तो क्या ये आंसर आएंगे, यही आएंगे, लेकिन लेमिस थ्योरम से थोड़ा आसान हो जाएगा, जस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। ये 100 न्यूटन, ये T2 और बेटा ये T1। ठीक है, ये एंगल तो 90 है, दिख रहा है। ये एंगल आपने बताया अभी अभी 37 था, ये कितना है 90, ये कितना हो गया 127। ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, तो टोटल 360 में से 90 माइनस करो,
360 माइनस 100, 360 माइनस 100 260, 270, 270 में से 100 गए 170, 170 में 27 143। आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे तीनों एंगल पता लग गए, अब काम हो जाएगा। T1 डिवाइड बाई ये एंगल F2 और फोर्स का अपोजिट एंगल वेट का साइन 127, T2 डिवाइड बाई इसके लिए इन दोनों का अपोजिट 90, 100 डिवाइड बाई इन दोनों का एंगल साइन 143। अब क्या करें, T1 डिवाइड बाई साइन 127 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 53, T2 डिवाइड बाई साइन 91, 100 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस 37, ये आ गया। ये अगर मैं लिखूं तो T1 डिवाइड बाई साइन 53, क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और ये आ गया बेटा 100 डिवाइड बाई साइन 37। तो T1 साइन 53, साइन 53 कितना होता है 4/5, ये आया T2 100 डिवाइड बाई साइन 37 3/5। ये बात समझ में आ गई। अगर यहां से मैं T2 निकालूं डायरेक्ट तो 100 डिवाइड बाई 3, 5 ऊपर 500/3 न्यूटन आ गया। अगर मैं इसको और इसको लेता हूं तो T1 डिवाइड बाई 4, 5 ऊपर, ये आ गया 100 डिवाइड बाई 3, 5 ऊपर, 5 से 5 कैंसिल, T1 क्या आया 4 ऊपर, 400/3। इसका मतलब आप देख रहे हैं लेविज थ्योरम से भी हमारा वही आंसर आ रहा है, थोड़ा सा एंगल निकालना आपको आना चाहिए। अगर ये आ गया तो लेविज थ्योरम यूज करेंगे, कोई भी सवाल फ्यूचर में रुकेगा नहीं आपका। प्रैक्टिस कीजिए।